क्या होगा अगर दुनिया का पहला एटम बम बनाने की दौड़ हमारी सोच से ज्यादा करीब होती? क्या होगा अगर हिटलर के बेहतरीन साइंसदान रॉकेट जेट तैयारे और दीगर हैरत अंगेज हथियारों पर तवज्जो देने की बजाय अपनी तमाम तवानाई दुनिया का पहला एटम बम बनाने में लगा देते? जंग और मितजता दुनिया किस तरह मुख्तलिफ हो सकती थी? मरूफ मौर्रिफीन ने इस पर बात की है और ऐसा लगता है कि वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि नाजी जर्मनी हरगिज हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम जैसे हथियार नहीं बना सकता था। मार्क वाकर के मुताबिक, जो नाजी साइंस, अफसाना हकीकत और जर्मन एटम बम के मुसन्निफ हैं, ये इसलिए नहीं था कि मुल्क के पास साइंसदान वसाइल आ इरादा नहीं था, बल्कि इसलिए कि इसके रहनुमा में वाकई कोशिश नहीं की। नाजी जर्मनी ने, जैसा कि मालूम होता है, दीगर इंतखाब किए और बस वक्त खत्म हो गया। ये सवाल पैदा होता है कि वो हकीकत में कितनी दूर तक पहुंचे, और वाज़े नतीजा ये है कि अगर वो कामयाब हो जाते तो नतीजा क्या हो सकता था? दूसरी जंग अजीम में जर्मनों के लिए ज्यादातर चीजों की तरह एटमी टेक्नोलॉजी की तरक्की में भी शुरुआत अच्छी रही। हकीकत में दो जर्मन साइंसदान, ओटो हान और फर्स्ट स्ट्रासमैन, पहले केमिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियर फैशन दरियाफ्त किया, और उन्होंने अपने तारीफी तजर्बात जनवरी 1939 में शाये किए, जो पोलैंड पर हमले से सिर्फ 9 माह पहले की बात है। उनके नताइज, जो कि ये बात नोट करने के काबिल है कि 30 साल की तजर्बाती तहकीक के बाद शाये हुए, इतने हैरान कुन थे, न सिर्फ उनकी साइंसी अहमियत के लिए बल्कि इसलिए भी कि ये एक ऐसे निज़ाम के तहत सामने आए जिसका आमिर फतह के लिए बेहद पुरज़्म नजर आता था, कि उन्होंने अमरीकी सदर फ्रैंकलिन डेलानो रोजवेल्ट को अपने मुल्क के खुफिया एटमी तहकीकाती प्रोग्राम को मंजूरी देने पर मजबूर कर दिया। जो बात और भी हैरान कुन है वो ये है कि रोजवेल्ट ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की मंजूरी पर्ल हार्बर से 2 माह पहले दी, एक ऐसा वक्त जब अमरीका खुद जंग में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन जब वो मवाद जिससे बम बनाया जा सकता था अभी मौजूद नहीं था। इन 3 साल और 10 महीनों के दौरान जब अमरीकी साइंसदानों ने वो एटमी हथियार तैयार किए जो बिलाखिर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए, अवामी खौफ इस बात पर था कि जर्मनी एटमी हथियारों की दौड़ जीत सकता है, जिसने मगरबी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। उन्हें कभी मालूम नहीं हुआ कि जर्मनी कामयाबी से कितनी दूर था, जो कि जर्मन फिजिक्स, जर्मन सियासत और जर्मन फौजी सूरत-ए-हाल की गहरी हकीकतों का नतीजा था। ये चीज़ हान और स्ट्रासमैन की दरियाफ्तों में उनकी गहरी दिलचस्पी को नहीं रोक सकी। अपने इनकलाबी तजुर्बे में दोनों ने यूरेनियम को गैर चार्ज शुदा ज़र्रात से बमबारी करने के बाद बीरीन की मौजूदगी दरियाफ्त की थी। उनके एक साबिका साथी, एक पनागुज़ीन लीज़ माइटनर, जो नाजी हुकूमत से भागकर स्वीडन चली गई थीं, अपने भांजे एक साइंसदान ओटो फ्रेश के साथ में अहम ताल्लुक कायम किया। यूरेनियम का मरकज़ा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। इस दरियाफ्त ने एक साइंसी इनकलाब को जन्म दिया। जबकि हान और स्ट्रासमैन अपनी दरियाफ्त के फौजी मुज़मरात को समझने में सुस्त थे, पोलैंड पर हमले के फौरन बाद जर्मन फौज के ऑर्डिनेंस सेक्शन के हुक्काम ने एक जर्मन फौजी तबीयतदान को एक नए यूरेनियम मंसूबे की जिम्मेदारी सौंपी। उनके ज़ेर निगरानी साइंसदानों को जौहरी फिशिंग रिएक्शंस, जो एटमी हथियारों की टेक्नोलॉजी की बुनियाद है, के इम्कान को तस्लीम करने में सिर्फ चंद हफ्ते लगे। जब तक कि कोई इब्तिदाई यूरेनियम मशीन, जो आज के जौहरी रिएक्टर्स की पेशरो है, के जरिए रद्द अमल को कंट्रोल कर सकता है, नजरियाती तौर पर अब तकरीबन लामहदूद तवानाई को काबू में कर सकते हैं। अगर इसे बेकाबू छोड़ दिया जाए तो अब एक धमाका पैदा कर सकते हैं जो मौजूदा किसी भी चीज से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। साइंसी दुनिया पर यह बात वाज़ेह होने लगी थी कि एक एटम को तकसीम करके अब जबरदस्त, हत्ता के नाकाबिल यकीन मिकदार में तबाहकुन तवानाई को आज़ाद कर सकते हैं। नए बसरतें सामने आए। 1940 के अवाइल में जर्मन पनागज़ीनों ने नजरियाती तौर पर यह साबित किया कि अब एक इंतहाई नायाब इसोटोप, जिसे खालिस धाती हल्का यूरेनियम Yu-235 कहा जाता है, इस्तेमाल करके ऐसा धमाका पैदा कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इसे एक अहम साइज के कुरा में मरकूज कर सकें। दुनिया के लिए खुशकिस्मती की बात यह थी कि यह फैसला कुन दरियाफ्त हिटलर से खुफिया रखी गई और मगरिब की तरफ मुंतकिल की गई ताकि अमरीकी और बरतानवी तबीयत दानों के जरिए इसका जायजा लिया जा सके और उसका मुतालहा किया जा सके। दरहकीकत यही वो चीज़ थी जिसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को तहरीक दी। जर्मन साइंसदानों के लिए मसला यह था कि कभी भी मैनहट्टन प्रोजेक्ट जैसा कोई मरबूत वाज़े शहरी फौजी प्रोग्राम नहीं था जो फैशन की दरियाफ्त को फौजी दायरे में मजीद आगे बढ़ाने के लिए वक्फ हो। जर्मन तबीयत दानों ने एक मरबूत तहकीकाती प्रोग्राम तैयार करने की कोशिश की, लेकिन वो नाजी सियासत की ब्यूरोक्रेटिक लहरों में बह जाने से मोहतात थे। वो यूरेनियम प्रोजेक्ट में मदद करेंगे, लेकिन वो सिर्फ साइंसदानों के तौर पर ऐसा करेंगे, न कि हथियारों के तरक्कीकार जनसाजों के तौर पर।
प्रोजेक्ट पर मजमूई तौर पर कंट्रोल बरकरार रखते हुए जर्मन साइंसदानों के एक मुंतखब ग्रुप ने अपने इल्म को एक मुतलक अल-अनान रियासत की ज़रूरियात से महफूज रखने में कामयाबी हासिल की। एक मुअर्रिख के मुताबिक दीगर साइंसदानों ने बस अपने काम को जारी रखा, लेकिन ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जिनका मुमकिना जंगी नताइज से कोई ताल्लुक नहीं था। पाल हार्टेक नामी एक जर्मन तबीयातदान ने थर्मल डिफ्यूजन के मसले पर काम किया। ये वो अमल था जिसके जरिए वो बम के लिए काफी यूरेनियम 235 अलग करने की उम्मीद रखते थे। 1941 तक उन्होंने इस अमल को तर्क कर दिया और उसके बजाय सेंट्रीफ्यूजेस बनाने की कोशिश की, जो बड़े बड़े ट्यूब्स थे जो भारी आइसोटोपस और हल्के आइसोटोपस को मरकज ग्रेज कुव्वत के जरिए अलग करते थे ताकि काफी मिकदार में अफजूदा यूरेनियम जमा किया जा सके। आखिरकार वो कामयाब हो गए, बस इतनी मिकदार में नहीं जितना कि एक एटम बम के लिए दरकार था। राख इस मेयार तक पहुंचने से बहुत पहले ही बखर गया। नाजियों को मालूम था कि अगर वो यूरेनियम मशीनें बनाना चाहते हैं, यानी इब्तिदाई जौहरी रिएक्टर्स, तो उन्हें एक मुनासिब मॉडरेटर की जरूरत होगी, कुछ ऐसा जो जंजीरी रद्दे अमल में खारिज होने वाले न्यूट्रॉन को काबू में रख सके और सुस्त कर सके। उन्होंने वाकई एक चीज तलाश कर ली जो कि भारी पानी के नाम से जानी जाती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नायाब भारी इसोटोप को मिलाकर पानी अग्रिफाइट के बजाय आप ऐसी चीज बना सकते हैं। जाहिर है खुद फराहम करने के बजाय नाजियों ने फैसला किया कि जो कुछ उन्हें चाहिए वो ज्यादातर मकबूजा नॉर्वे में वाक़ नोरस्क हाइड्रो प्लांट से चोरी करेंगे। ये इससे पहले की बात है जब प्लांट को इत्तेहादी बमबारों ने निशाना बनाया और नॉर्वेजियन गोरिल्ला जंगजुओं ने तखरीबकारी की। आखिरकार इमार्क वाकर लिखते हैं, जर्मन साइंसदानों के पास सिर्फ इतना भारी पानी था कि वो एक वक्त में एक अदो बड़े पैमाने पर जौहरी रिएक्टर तजर्बात कर सकें। इसके लिए खुदा का शुक्र है। तो अब तक की कहानी का खुलासा यह है कि जर्मन वो थे जिन्होंने दरियाफ्त किया कि अब वाकई एक एटम को तकसीम कर सकते हैं, लेकिन मैनहट्टन प्रोजेक्ट की तरह एक मरकजी तौर पर मरबूत वसाइल से भरपूर जौहरी तहकीकाती प्रोग्राम तैयार करने के बजाय जर्मन जौहरी तहकीक वक्फे से आगे बढ़ी, जो कि बढ़ती हुई कामयाब वसाइल, ब्यूरोक्रेटिक हिमायत और महफूज तहकीकाती सहूलियात के ताबे थी। वो कोशिश करते रहे यहाँ तक कि हिटलर की हुकूमत बखर गई। 1945 तक उन्होंने इतने वसाइल इकट्ठे कर लिए थे कि एक प्रोटोटाइप जौहरी रिएक्टर बना सकें जो कि एक कंट्रोल शुदा और मुसलसल जौहरी फैशन चीन रिएक्शन हासिल करने के काबिल था। उन्होंने खालिस यूरेनियम धात से बने 3 डायमेंशनल जालदार मुकब बनाए इस उम्मीद में कि वो एक एटम बम बना सकें। मजीद बरा, उन्होंने मुकम्मल राजदारी में एक जौहरी आला भी बनाया और इसका तजर्बा किया। ये तजर्बा यकीनी तौर पर इस बात की अलामत था कि जर्मन जंग को पलटने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मगरिब में इत्तेहादी और मशरिक में सोवियत यूनियन बर्लिन की तरफ बढ़ते हुए दोनों जानिब जानते थे कि यह हिटलर के तमाम साइंसदानों की शनाख्त, अगवा और खात्मे के लिए एक दौड़ होगी। मगरिब में खास ऑपरेशन टीमें, जिन्हें अल्सोस यूनिट्स कहा जाता था, इसी मकसद के लिए तश्कील दी गईं। कर्नल बोरश पाश की क़ियादत में, जो अमरीका के जौहरी हथियारों के प्रोग्राम की सिक्योरिटी के इंचार्ज काउंटर इंटेलिजेंस अफसर थे। अल्सोस टीम, जिसे लाइटनिंग ए कहा जाता था, आगे बढ़ती हुई मुहाजी लाइनों के करीब रही। जब भी इत्तेहादी अफवाज किसी और जर्मन कब्जे वाले शहर पर काबिज होती, वो वहां मौजूद साइंसदानों को गिरफ्तार करके नाजी जौहरी प्रोग्राम की हालत के बारे में मजीद मालूमात के लिए इनसे पूछ गुछ करते। जब भी वो किसी नए साइंसदान से मिलते, अमरीकी और बरतानवी यूनिट्स के लिए ये बात वाज़ेह होती जा रही थी कि नाजियों के पास अभी तक जौहरी बम नहीं है। पाश की अफवाज ने जल्दी से ये समझ लिया कि शायद इत्तेहादी सही जगह पर तलाश नहीं कर रहे हैं। महाज की लकीरें इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सके, इसलिए लाइटनिंग ए दुश्मन की लकीरों के पीछे बढ़ता रहा। वो भेड़िए के झंडे तले लड़ने वाले नाजी नौजवानों के ग्रोहों से लड़ता रहा जब तक कि वो हाइडलबर्ग तक ना पहुंच गया। तब तक लाइटनिंग ए का सामना करने वाले नाजी फौजियों पर यह बात वाज़ेह होने लगी थी कि करेग वाकई हो चुका है। ज्यादा कैदी इत्तेहादी कैद खानों में दाखिल होते हैं और ज्यादा लोगों से नाजी खुफिया साइंसी प्रोग्रामों के बारे में मालूमात के लिए पूछ गुछ की जाती है। आखिरकार लाइटनिंग ए को एक ग्रुप का पता चलता है जो जे जमीन नाजी जौहरी साइंसदानों पर मुश्तमिल है, जो एक गार में छपी हुई लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं। जो कुछ उन्होंने पाया वो उनकी कोशिशों को मुकम्मल तौर पर जायज साबित करता है। एक तजर्बाती जौहरी रिएक्टर जिसे उन्होंने तकरीबन फौरन ही अलग कर दिया। ये खबर फैल गई कि इत्तेहादी नाजी साइंसदानों को पकड़ रहे हैं और उन्होंने रिएक्टर को ढूंढ लिया है, जिसकी वजह से बहुत से जर्मन तबीयातदान फरार हो गए। लाइटनिंग ए को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत नहीं है वो ये है कि नाजी जौहरी टेक्नोलॉजी जर्मनी में मजीद आगे बढ़ने के साथ ज्यादा पेचीदा हो जाए। जब वो आगे बढ़ते रहे तो उन्होंने एक और खुफिया तहकीकाती मरकज को दरियाफ्त किया जो एक आम टेक्सटाइल मिल के तौर पर छुपा हुआ था। इस बार 25 जर्मन साइंसदान हैं जो बिलाखिर नाजी तहकीकाती फाइलों की छपी हुई जगह
का पता देते हैं। ये एक बदबूदार निकासी होगी। आखिरकार उन सबको एक वाटर टाइट ड्रम में सख्ती से बंद करके रखा गया था जो एक गहरे गंदे तालाब में मुअल्लक था। पाश की टीम ने गंदगी में से गुजरकर बिलाखिर वदाशदा कैप्सूल को निकाल लिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि जर्मन साइंसदानों ने बयान किया था। कीमती तहकीकाती नोटिस, तजुर्बात और मजीद शवाहिद से भरा हुआ कि हिटलर कामयाबी से एटमी बम के हालात पैदा करने की राह पर था। लाइटनिंग ए का आखिरी काम यह था कि साबिक नोबल इनाम याफ्ता और नाजी साइंसदानों के सरगना वर्नर हाइजेनबर्ग को तलाश किया जाए जो बाविरिया के अल्पस में छुपे हुए थे और कुदरती यूरेनियम रिएक्टर्स के साथ तजुर्बात कर रहे थे। कई शदीद जर्मन गोरिला यूनिट्स के साथ मुकाबलों के बाद वो हाइजेनबर्ग का पता लगाने में कामयाब हो गए जो अरफील के कस्बे में थे, जहां मजीद 700 SS फौजी मौजूद थे। पाश ने उन्हें धोखा देकर हथियार डालने पर मजबूर किया और हाइजेनबर्ग की जगह बताने आमादा किया जिन्हें हिटलर की खुदकुशी से 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। हाइजेनबर्ग के साथ होने वाली बात की तफ्तीश वही थी जिसकी इत्तेहादियों को उम्मीद थी। हिटलर के पास कभी भी काबिल अमल एटमी हथियार नहीं था और ना ही वो इसके करीब था, उन्होंने अमरीकियों को बताया। आखिरकार उन्हें तकरीबन दर्जन भर दीगर नाजी साइंसदानों के साथ कैद के लिए इंग्लैंड ले जाया गया। तकरीबन 50 साल बाद 1992 में जारी किए गए इंटरव्यूज के नकल के मुताबिक हाइजेनबर्ग और उनके साथियों को अगस्त 1945 में ये जानकर शदीद हैरत हुई कि अमेरिका ने वाकई जापान पर एटम बम गिराया था। ये बाद अज जंग इंटरव्यूज बहुत कुछ बताते हैं, न सिर्फ जर्मन एटमी प्रोग्राम की हालत के बारे में बल्कि इन साइंसदानों के बारे में भी जो हिटलर ने मुलाजिम रखे थे। यकीनन वो शायद अपने आप को बचाने के लिए ये जाहिर कर रहे थे कि वो खुश हैं कि इत्तेहादियों ने दूसरी जंग अजीम जीत ली। हाइजेनबर्ग ने कहा कि उन्होंने बार बार दूसरे साइंसदानों को बताया कि उन्होंने कभी बम बनाने का नहीं सोचा, सिर्फ तवानाई पैदा करने के लिए एक एटमी ढेर का। कुछ ने बम बनाने के खिले हामी होने का एतराफ किया, लेकिन कुछ ने एटमी हथियारों के इम्कान पर हकीकी खौफ का इजहार किया। आखिर में हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगरचे साइंसदान खुद अपनी तहकीक के फौजी मुज़मरात को समझते थे, हमारे पास ये इखलाकी जुर्रत नहीं होती कि हम 1942 के मौसम बहार में हुकूमत को ये सिफारिश करें कि वो सिर्फ इस चीज को बनाने के लिए 1,20,000 आदमियों को मुलाजिम रखें। इनमें से बहुत से साइंसदानों को बिलाखिर इत्तेहादियों के जेर कब्जा मगरबी जर्मनी भेज दिया गया, जहां वो आने वाली दहाइयों तक एटमी तहकीक में हिस्सा लेंगे। इस वीडियो के हिस्से के तौर पर हम कुदरती तौर पर यह सवाल उठाते हैं कि अगर हिटलर को वाकई एटम बम मिल जाता तो वो क्या करता। इसे वाज़े तौर पर कोई हिचकिचाहट नहीं थी कि वो दीगर दहशतगर्द हथियारों जैसे V1 और V2 रॉकेटों को शहरी आबादी के मराकज़ पर छोड़ दे। शहरी हलाकतें जिनमें इसके अपने लोग भी शामिल थे, जैसा कि आम जर्मनों ने जाना, इसके लिए ज्यादा अहमियत नहीं रखती थी। अगर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बराबर कोई जर्मन मंसूबा होता जो इतनी ही कामयाबी हासिल करता तो हिटलर के पास क्या इख्तियारात होते। बदकिस्मती से इसके लिए पहले 2 काबिल अमल एटम बम तैयार करने में जितना वक्त, तवानाई और वसाइल लगे, इसके नतीजे में सबसे ज्यादा मुअस्सिर हिकमत अमली के मौक़े की खिड़कियां इसके लिए बहुत पहले बंद हो चुकी होती। पहला और मुमकिना तौर पर सबसे अहम हदफ, अगर वो जादुई तौर पर एटमी हथियार इस्तेमाल करने के काबिल होता, इंग्लैंड होता, जो अपने इत्तेहादी फ्रांस के जवाल के बाद कमजोर और परेशान था। हिटलर के जहन में यह गलत ख्याल था कि एक बार जब फ्रांस गिर जाएगा तो बरतानिया जल्द ही अमन की दरख्वास्त करेगा। इसमें इसने बरतानिया के अज़्म को बहुत कम समझा और जब उन्होंने लड़ाई जारी रखने का इंतखाब किया तो इसका कुदरती फैसला यह था कि बरतानिया को एक हिकमत अमली के तहत फिजाई मुहिम के जरिए घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए। बरतानिया की जंग के दौरान रॉयल एयरफोर्स ने अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया, लुफ्तवाफे के साथ बराबरी की और बिलाखिर इसे पीछे छोड़ दिया। ये जंग न सिर्फ बरतानवी हौसले बुलंद करने का बाइस बनी, उन्हें शुमाली अफ्रीका और इटली के जरिए बर्रे आज़म की तरफ वापसी के तवील सफर के लिए तैयार किया, बल्कि उनके सबसे अहम इत्तेहादी अमरीका को भी एतमाद दिया, जो इस दौरान अपनी गैर जानिबदार हैसियत बरकरार रखे हुए था। लंदन पर एटमी धमाका बरतानिया की सियासी क़यादत को एक ही झटके में ख़त्म कर सकता था। बाकी अवाम के लिए नफसियाती सदमा इस सानिहे को सौगन्ना बढ़ा देता। इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान था कि यह बरतानिया को हमेशा के लिए जंग से बाहर कर देता, तन्हा सोवियत यूनियन को नाजी लश्करों को रोकने में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता। इस बात का अच्छा इम्कान था कि बरतानिया पर होने वाली एटमी तबाही का हिटलर के लिए बदकिस्मती से ये नतीजा निकलता कि अमेरिका को जंग में और भी जल्दी शामिल कर देता। हमले से ज्यादा महफूज और अपनी एटमी हथियार बनाने की सलाहियत रखने वाला 1940 में एटमी बम का धमाका सर्द जंग के दौरान एटमी हथियारों की दौड़ को शुरू कर देता।
जिसके बहुत ज्यादा संगीन इम्कानात होते। हाँ, अमेरिका अब भी पर्ल हार्बर की सतह के जापानी हमले के लिए कमजोर हो सकता था, लेकिन ये देखना मुश्किल है कि जर्मनी अमेरिका और सोवियत यूनियन की मुश्तरका ताकत पर कैसे गालिब आता, चाहे बरतानिया की मुश्तरका ताउन के बगैर भी। अगर कुछ भी होता तो सोवियत यूनियन और अमेरिका को घुटने टेकने के लिए दरकार एटमी बमों की मिकदार पैदा करने में दहाइयां लग जाती। उन हालात में जंग को सालों मुमकिना तौर पर दहाइयों तक खींचते हुए देखना आसान है जितना कि यह हुआ। हमारे पहले केस में मौजूद मंतकी खामियां हमारे दूसरे केस पर भी लागू होती है। सोवियत यूनियन पर एटमी पहला हमला जर्मनी के 1941 के मौसम गर्मा के हमले से कुछ पहले फौरन बाद मशरकी महाज पर सलावी और यहूदी लोगों के कत्ल आम के लिए हिटलर की ख्वाहिश के साथ लेबनस रोम के एक तरजीही प्लाट पर एटम बम गिराने की सलाहियत का इम्कान इसे मुस्बत तौर पर लालच में डाल देता। सिर्फ एक मसला है, असल में दो है। पहला मसला तरसील का है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने एटमी हथियार बनाते हैं अगर आपके पास उन्हें पहुंचाने के लिए दरकार निजाम नहीं है। नफासत और वजन दोनों के लिहाज से रिवायती बमबार तैयारे का इस्तेमाल काफी नहीं है। पहले एटमी वॉरहेड्स बड़े जिस्मानी तौर पर मुतासिर कुन हथियार थे। अमरीकियों को फुटमैन और लिटिल बॉय को अपने बड़े B-29 बमबार तैयारों पर लाने में मुश्किल पेश आई। जर्मन स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स यहां तक कि जंग के आगाज में अपने उरूज पर भी उनके बमबार तैयारे B-29 से कहीं छोटे थे। मिसाल के तौर पर हिनिकल ही 111 जो बरतानिया की जंग के दौरान लुफ्तवाफे का पसंदीदा बमबार था, अपने वक्त के लिए मोहलिक हो सकता था, लेकिन जब यह मुकम्मल तौर पर 2 बैरूनी बमरीकों के साथ भरा हुआ होता था जिनमें से हर एक में 4400 पाउंड का बम होता था, एक और 1100 पाउंड का बम, अंदरूनी बम खाने जिनमें 551 पाउंड के बम होते थे और इजाफी फ्यूल सील्स जहां विंग बम सील्स होते थे, तो इसका वजन 30,000 पाउंड से ज्यादा होता था, जिसकी वजह से यह इतना सुस्त हो जाता था कि इसे सिर्फ रात के वक्त इस्तेमाल किया जा सकता था। ज्यादातर जर्मन बमबार अतो दरमियाने बमबार थे, अडाइव बमबार थे। उन्होंने दूसरी जंग अजीम के दौरान इत्तेहादियों की तरह 4 इंजनों वाला भारी बमबार इस्तेमाल नहीं किया, जो शायद उन्हें एक जौहरी हथियार को महफूज तरीके से हदफ की मंजिल तक पहुंचाने के काबिल बना सकता था। ये इसलिए है कि इब्तिदाई फैशन बमों का वजन बहुत ज्यादा होता था, तकरीबन 10 टन 20,000 पाउंड। अगरचे बाद में उन्होंने पहले 2 एटमी बमों का वजन तकरीबन 10,000 पाउंड फी बम तक कम कर दिया। ये भारी वजन ही 111 किसी भी चीज जो लफ्टवाफा ने उड़ाई के आदि वजन से कहीं ज्यादा था। हकीकत में उन जौहरी हथियारों का महज वजन तकरीबन हर मौजूदा तैयारे की पेलोड की सलाहियत को तकरीबन खत्म कर देता था, सिवाय 2 के बरतानवी एवरो लैंकेस्टर और अमरीकी B-29। इत्तेहादियों ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए एक लैंकास्टर बम इस्तेमाल करने पर गौर किया, लेकिन आखिरकार इसे कई वजूहात की बना पर मुस्तरद कर दिया। पहली वजह इसका बम भी था। ये महज इतना तंग था कि प्रोजेक्ट की जरूरत के मुताबिक इतना बड़ा हथियार छोड़ने के काबिल नहीं था। दूसरी वजह दस्तयाबी और इंचिप्रेबिलिटी का सवाल था। यह हकीकत कि अमरीकी हवाबाज और कमांडर बरतानवी साख्त और असल के तैयारे पर इन्हिसार नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पहला अमरीकी एटमी बम एक अमरीकी डिजाइन के जरिए ले जाया जाए, और इसलिए उन्हें इस खास काम के लिए एक B-29 को खास तौर पर बनाना पड़ा। सिल्वर प्लेट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। जापान पर एटमी मिशन के लिए इस्तेमाल होने वाले तरमीम शदा B-29 तैयारे इन सब से बहुत मुख्तलिफ थे जो अमरीकियों ने पहले बनाया था। उन्हें वारहेड के धमाके, झटके की लहर और मुतवक्के ताबकारी के असरात के नजरियाती नुकसान को मद्देनजर रखना पड़ा। जंग के बाद के एक इंटरव्यू में पॉल टप्टस, जो B-29 के पायलट थे जिसने पहला एटमी बम गिराया, में कहा कि बम की पहली झटके की लहर ने तैयारे पर 2.5 G फोर्सेस का असर डाला। ये एक जबरदस्त झटका था। अमले के निकलने की हिफाजत के लिए मोड़ते हुए टप्टस ने कहा कि वो ताबकारी का जायका महसूस कर सकते थे। ये ऐसे था जैसे आपके मुंह में धात का टुकड़ा रख दिया जाए, जैसे चूसनी। उन्होंने कहा अमले को महफूज रखने के लिए इसके B-29 को कम अज कम बुलंद कारकर्दगी की हदों और एक तरमीम शुदा बम खाने की जरूरत थी। ऐसा तैयारा बनाना इंतहाई मुश्किल साबित हुआ। थैन मैन के साथ इब्तिदाई तजर्बात में जो तन जिस्म वाले प्लूटोनियम पर मबनी बम थे, 17 फुट लंबे प्रोजेक्टाइल अभी भी B-29 के 2 बम खानों में फुट होने के लिए बहुत लंबे थे। अमरीकी इंजीनियर्स को बमबार के पेट के मरकजी फ्यूजलाज सेक्शन को मुकम्मल तौर पर काटना पड़ा। विंग सपारस के नीचे एक अलग बम मुअत्तली निज़ाम नस्ब करना पड़ा और दोनों बम खाने के दरवाजों के दरमियान ऊपरी और निचले टीटस और रिडोम को हटाना पड़ा ताकि वारहेड्स को जगह दी जा सके। बाद के तजर्बात भी नाकाम रहे, जिसकी वजह से नजरसानी और दोबारा तजर्बा करना पड़ा।
आखिरकार सिल्वर प्लेट प्रोग्राम ने तमाम तजवीज़ करदा तब्दीलियों को शामिल करने में कामयाबी हासिल की। नए तैयारे में बेहतर कूलिंग, फ्यूल इंजेक्शन और बेहतर ईंधन और मैनुफोल्ड सिस्टम्स थे। मीज़ नए प्रोपेलर्स थे जिनमें रिवर्स पिच की सलाहियत थी, जिससे तैयारे को लैंडिंग के वक्त पावर ब्रेकिंग को बेहतर बनाने की इजाज़त मिली। बम खाने में न्यूमेटिक एक्चुएटर्स थे बजाय सुस्त हाइड्रोलिक सिस्टम्स के। बम खाने में एक नया एच फ्रेम ढांचा था जिसमें मजबूत ब्रेक्स और पेलोड के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिलीज सिस्टम्स थे। ये सब कुछ इस बात को कहने के लिए है कि एक एटमी बम को हदफ की जगह पर महफूज तरीके से पहुंचाने के लिए बहुत कुछ दरकार था। जर्मनी के पास ये काम मुअस्सिर तरीके से करने के लिए निज़ाम मौजूद नहीं थे। यही वजह है कि इसने अपने 3000वीं 2 सुपर रॉकेट्स के जरिए तरसीली निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की, जो उनके दुश्मनों पर तबाही बरसाते थे। उनके मुकाबले में वो सिर्फ 1 टन का वार हेड ले जा सकते थे। इसकी पेलोड की सलाहियत इसकी ज़रूरत के करीब भी नहीं है। इसके गैर काबिल एतमाद और ज़्यादा नाकामी की शरह का जिक्र न करना। ईमानदारी से कहा जाए तो जर्मनी के लिए बेहतरीन तरीका यह हो सकता था कि वो एक आबदोस किसी बेखबर शहरी जहाज़ को बम के साथ तैयार करे और इसे अपने हदफ तक पहुंचा दे, जैसे लंदन को टीम्स एस्टोरी के जरिए किसी तरह इसे ट्रक पर रखकर मास्को के दिल तक पहुंचा दे, जो किसी भी शामिल शख्स के लिए खुदकुशी का मिशन होता। और इस तरह तरसील के मसाइल के साथ हमें यूएसएसआर पर जौहरी बम गिराने के दूसरे मसले को भी शामिल करना होगा, मिकदार, वार हेड्स के लिहाज से और यूएसएसआर के पास मौजूद लोगों की बड़ी तादाद के लिहाज से। यहाँ तक कि अगर हिटलर मास्को, लीनिनग्रेड, स्टालिनग्रेड, कुर्स्क जैसे सोवियत अफवाज के बड़े इज्तिमा पर एटमी बम गिराने के काबिल होता, तो ये कभी भी वो मोहलिक ज़र्ब नहीं होती जिसकी हिटलर को ज़रूरत थी। ये जर्मन मुसल्लह अफवाज को बहुत ज़रूरी वक्फा दे सकता था और मशरक़ी महाज पर पहल बरकरार रखने का मौका भी फराहम कर सकता था, लेकिन ऐसे फ़वाइद आर्जी होते। ये तब होता अगर हिटलर रूस के आसमानों पर बिला रोक टोक फ़िज़ाई बर्तरी हासिल कर सकता, जैसे अमेरिका ने 1945 के वस्त तक जापान पर कर ली थी, जो कि एक बड़ी ख्वाहिश थी। हिटलर इतना होशियार होता, मुझे मालूम है कि यह बहुत कुछ फ़र्ज़ कर रहा हूँ, कि वो जानता कि मास्को को तबाह करना यूएसएसआर के साथ जंग ख़त्म नहीं करेगा। इस तनाज़े के तल्ख मुखालिफ नज़रियाती पहलुओं ने तकरीबन यकीनी बना दिया था कि स्टालिन के जर्नैल लड़ते रहते, चाहे जो भी जानी नुकसान और नफसियाती सदमा जौहरी वारहेड के जरिए पहुंचता। हिकमत अमली के तहत इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि कुर्स्क के इलाके में स्टालिनग्रेड की जेब में जहां 6 फौज का मुहासरा तोड़ने के लिए एक जौहरी हमला हिटलर के लिए वक्त खरीद सकता था, लेकिन मशरिक में इसके खिलाफ हालात बहुत ज्यादा थे। अपने काबिल जनरल स्टाफ के साथ रेड आर्मी तकरीबन यकीनी तौर पर दोबारा मुनज़्ज़म होती, दोबारा तैयार होती और लड़ाई जारी रखती। आखिरी कील ताबूत में तकरीबन यकीनी तौर पर जर्मन सनती सलाहियत होती। इसकी कमी इत्तेहादियों की हिकमत अमली के तहत बमबारी की मुहिम ने जर्मनी के लिए यह काफी मुश्किल बना दिया कि वो अपने टैंकों, तैयारों और यू बूट्स के बेड़ों को बरकरार रखने के लिए जरूरी आम पुर्जे हासिल कर सके। यहाँ तक कि जर्मन मुसल्लह अफवाज की अक्सरियत के लिए आम सिपाहियों को नकलो हरकत के लिए हकीकी घोड़ों की ताकत पर इन्हिसार करना पड़ा। यूरेनियम को साफ करना और प्लूटोनियम बनाना बेहतरीन हालात में भी इंतहाई मुश्किल काम है। ट्रिनिटी टेस्ट के लिए जरूरी मवाद पैदा करने के लिए पूरे अमेरिका में बिखरे हुए कई सनती प्लांट्स की जरूरत थी, और हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी के लिए इससे भी ज्यादा। जर्मनी के पास ऐसी कोई सनत नहीं थी। जो सनत इसके पास थी वो तकरीबन मुसलसल फिजाई बमबारी के तहत थी। लेकिन अब का क्या ख्याल है, अगर हिटलर ने पहला एटम बम बनाया होता तो वो क्या करता? कमेंट्स में हमें बताएं और मजीद फौजी तज्जिये के लिए फौजी माहिरीन से सब्सक्राइब करना ना भूलें।